गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो लेक्चर था सॉल्यूशन का, उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसको हमने ग्राफ की हेल्प से भी समझा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था। बॉइलिंग पॉइंट था वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितने के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो ये सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या होना था, कम होना था। तो यहाँ 1 atm, तो 1 atm सॉल्वेंट पे आ रहा है तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये 1 atm सॉल्यूशन पे यहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन का। यहाँ मैंने लिख दिया है, तो देखिए टीबी जो है वो टीबी नॉट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी यहां लिख दिया, देखो टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो डेल टीबी होगा, डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो कितने के इक्वल होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर हो गया। अब ये जो डेल टीबी होता है, अब इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। ठीक है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है। ये जो डेल टीबी होता है वो डेल पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा, कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जितना कम होता जाएगा, ठीक है, डेल पी मतलब पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जितना डिक्रीज होगा उतना ही हमें हीट करना होगा वेपर प्रेशर को कितने के इक्वल लाने के लिए, 180 के इक्वल लाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब जितना, तो डेल टी बी, सॉरी, तो डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डेल पी। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो डेल पी होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम आरएलबीपी में पढ़ चुके हैं। ठीक, प्रोपोर्शनल टू मैं हटा दूं तो कांस्टेंट आएगा, तो डेल टी बी इक्वल टू होता है के बी इनटू स्मॉल है। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्लियर। ध्यान रखना भाई, ये जो डेल टीबी आता है ना, ये आता है थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और चूंकि मैंने आपको पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप जो फॉर्मूला याद रखेंगे डेल टीबी वो आई के साथ याद रखेंगे, आई के बी इंटू स्मॉल। क्या होता है कि जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आई लेना भूल जाते हैं, कि आप सारे फॉर्मूले को किसके साथ याद रखो, आई के साथ। सॉल्यूशन में दो ही है, मैं पिछली क्लास में भी कहा था, एक आई निकालना अगर आप सीख जाए, ठीक है, और एक आप एम निकालना सीख जाए। मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम मोल कंसंट पढ़ते हैं और एक आई, ये दो चीज आ जाए तो आप कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेल टीवी का फॉर्मूला क्या हो गया, आई के बी टू स्मॉल एम। डेल टीवी ये कौन सा हो गया, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ऑटोमेटिक आई के लिए कितना ले लेना, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी से हमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। केबी क्या होता है, केबी को कहते हैं भाई मोलर एलिवेशन, और एक दूसरा नाम और होता है जिसको कहते हैं इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक, इसकी अगर मैं यूनिट लिखता हूं, यूनिट, तो वो क्या हो जाएगी, डेल टीवी किया तो केल्विन पर मोलर। ठीक है, या इसको और ऐसे लिख दो, केल्विन। अब मोलर क्या होता है, स्मॉल एम, स्मॉल एम होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही तो होता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम अगर केजी में ले लें तो केजी अपॉन मोल्स, ये यूनिट हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो, डेल टी केबी का। अब केबी की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं कि इफ, ये बोर्ड में आता है कभी कभी डेफिनेशन के, सॉरी, इफ स्मॉल एम इक्वल टू 1, स्मॉल एम अगर एम 1 है तो केबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल टी आएगा कि नहीं। आई हम 1 मान ले रहे हैं कि कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, एम इक्वल टू 1 तो केबी इक्वल टू क्या हो गया, डेल टी। यानी इसका डेफिनेशन क्या हुआ,
कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर solution, elevation in boiling point of 1 molar solution is called Kb. Kb की डेफिनेशन क्लियर हो गई? ठीक है, हमें जितने भी न्यूमेरिकल करने हैं इसी फॉर्मूले से करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। देखिए अगला है, मैं इस एक क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो पहले समझना है क्वेश्चन ऐसे। और कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन, ध्यान देना, ठीक है। 1 m मोलर सॉल्यूशन। Kb जो होता है ना फॉर H2 हो गई, वो होता है 0.52 किलो kg पर मोल, ये यूनिट है। क्लियर होगा इससे? तो हमें बस सिंपली क्या करना है, डेल टीवी का फॉर्मूला लगाना है। देखो डेल टीवी इक्वल टू क्या हो गया, डेल टीवी इक्वल टू क्या होगा, आई के बी इंटू। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तब तक सॉल्यूशन सॉल्व कौन सा लेना है, वाटर में लेना है। और वाटर का केवी फिक्स होता है 0.5, ठीक है। आई BaCl2 के लिए डिसोशिएट जब होगा तो कितने आयन बनाएगा, 3, 1 Ba+2 और 2 Cl माइनस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, M के इक्वल, यानी 3। Kb कितना हो गया, 0.52 हुआ, और M कितना है, 0.1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये आ गया डेल टी। यदि इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 इंटू कितना हो गया 6 और 15 जो 15 ऐसे हुआ 0.156, आगे भी नहीं हुआ। अब डेल टी भी जाएगा, डेल टी भी क्या होगा, टी बी माइनस टी बी नॉट इक्वल टू कितना हो गया 0.156 हुआ। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर क्या होगा 373 केल्विन, यही तो होगा। तो यहाँ पे मैं 373 केल्विन रख देता हूँ, वो इधर आ जाएगा। तो टी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 373.156 केल्विन। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? कैसे किया, हमको बस केवल क्या करना है, हर क्वेश्चन में आई चेक करना है। हम अलग अलग कुछ टाइप के क्वेश्चन करेंगे और स्मॉल एम चाहिएगा। अब हो सकता है स्मॉल एम के लिए डायरेक्ट ना दे, स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम दे दे, मोल फ्रैक्शन दे दे, वेट बाय वेट दे, वेट बाय वॉल्यूम दे, जिस भी टर्म में देगा उसको आपको किस में चेंज करना होगा, स्मॉल एम में चेंज करना होगा। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। यहां तक देखो, आप देख लीजिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने अलग अलग केसेस लिख दिए हैं, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, सेम फॉर्मूला जो आएगा उसको अप्लाई करेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस करना। पहला क्वेश्चन है 10% वेट बाय वेट सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला फिक्स है, डेल टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू क्या है, स्मॉल है, ठीक है। क्या है, आई के बी इंटू स्मॉल, आई निकालना है। सुक्रोज के लिए आई कितना होता है 1, तो डेल टी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। के बी फिक्स है वाटर का 0.52। अब हमें क्या चाहिए, स्मॉल एम चाहिए। स्मॉल एम कैसे निकलेगा, 10% वेट बाई वेट। देखो मैं अलग से लिख देता हूं स्मॉल एम, ठीक है। स्मॉल एम कैसे निकलेगा, 10% वेट बाई वेट का मतलब हो गया 10 ग्राम
of sucrose is present in 100 ग्राम of solution. क्लियर? और स्मॉल m होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स कैसे निकलेगा 10, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सुक्रोज का होता है 342, कुछ का याद रखो है ना, 342 होता है, तो 10/342 ये किसका मोल्स आ गया, सॉल्यूट का। आ गया कि नहीं हो? अपॉन नीचे क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेट कितना लिया, 100 ग्राम, और सॉल्यूट का वेट कितना है, 10 ग्राम। तो सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट घटा दीजिए, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, इनटू क्या करना है, 1000। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको यहां पुट कर दो, स्मॉल m, डेल टीबी निकल आएगा। और डेल टीबी क्या होता है, डेल टीबी होता है फिर टीबी माइनस क्या आएगा, टीबी नॉट, आएगा कि नहीं आएगा, वो डेल टीबी है। टीबी कितना है, या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है आपको, या फिर क्या लेना है, 373 केल्विन लेना है। ठीक है, या तो कितना लेना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर कितना लेना है, ठीक, जो भी आप करेंगे वो कैलकुलेट। क्लियर? सेम क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए वापिस आई कितना है, 1, सेम चीज लगेगा, आई 1 है, केवी फिक्स है 0.52, अब हमें क्या चाहिए, स्मॉल m चाहिए। स्मॉल m कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन दिया है 0.2, दिया है कि नहीं दिया? तो अगर स्मॉल m मोल फ्रैक्शन 0.2 का मतलब क्या हो गया कि अगर ग्लूकोज का मोल 0.2 है तो सॉल्वेंट का मोल कितना हो गया होगा, 0.8। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होना है, 1। तो मैं सेकंड में डायरेक्ट m निकाल लेता हूं। पहले m कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल m 0.2 हो गया, अपॉन नीचे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए भाई। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, 0.8, ये तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 × 1000। ठीक है, फिर डेल टीबी का फॉर्मूला लगा देना, वापस आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? यानी इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो भी दिए हैं उनसे क्या निकालना सीखना है, स्मॉल m निकालना सीखना है। यहां तक क्लियर हो गया? स्मॉल m 0.2 कैसे निकला, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या चाहिए था, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक कुछ नहीं लिखा है तो सॉल्वेंट क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं, लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि ध्यान ही नहीं रहता है, और लोग हर बार इसको क्या लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं। तो ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट क्या दिया है, उसी का मॉलिक्यूलर वेट आएगा। क्लियर हो गया कि डेल टीबी हो गया। थर्ड केस है 0.1 m K4, क्या लिखा है, FeCN6 लिखा है नहीं, और अल्फा दिया है कितना, 50%। देखिए अगर ये अल्फा नहीं दिया रहता तो आई डायरेक्ट कितना हो जाता, n के बराबर, और n कितना है 5, 5 कैसे, 4K प्लस और एक FeCN6, टोटल कितने आए हो गए, 5। तो अगर अल्फा मेंशन नहीं होता, जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर अल्फा मेंशन नहीं है तो अल्फा कितना लेना है, 1, और अल्फा 1 होगा तो आई की वैल्यू कितने के इक्वल होगी, n के इक्वल होगी। क्लियर? देखो नीचे वाले क्वेश्चन में मैंने अल्फा नहीं लिखा, अल्फा नहीं लिखा है तो आई की वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी, n की इक्वल हो जाएगी। यहां अल्फा दिया, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्या निकालना, आई। आई कैसे निकलेगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस 1 बाई क्या होगा, n माइनस 1। अल्फा कितना दिया है, 0.5 दिया है, आई माइनस 1 n कितना हो गया, 5 माइनस 1 हुआ। यहां से आप आई कैलकुलेट कर लो, आई इक्वल टू आ जाएगा 3, आएगा कि नहीं, 4 × 0.5 2 और प्लस 1 3 आ गया। अब सिंप्लीफाई करना है, तो डेल टीबी इक्वल टू p माइनस वही 373 इक्वल टू कितना, आई कितना हो गया 3, केवी फिक्स है 0.52 ऑफ स्मॉल m। ठीक, अब ध्यान रखना फिर से, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर डेंसिटी मेंशन नहीं है तो स्मॉल m और कैपिटल M आपस में क्या लेना है, इक्वल लेना है। समझ में आया? स्मॉल m और कैपिटल M क्या लेना है, इक्वल लेना है। तो देखो यहां पे कुछ नहीं लिखा है, डेंसिटी नहीं लिखा है ना, तो हम कैपिटल M को ही क्या मान लेंगे, स्मॉल m मान लेंगे। तो स्मॉल m कितना हो गया, 0.1, यहां से आप टीवी कैलकुलेट हो गया। थर्ड वाला क्लियर हो गया।
फोर्थ वाले में क्या होगा, देखो 0.1 m CaCl2 सॉल्यूशन है, फिर से डेल टीबी, आई कितना हो गया 3 n के बराबर होगा, के भी कितना है 0.52। अब क्या चाहिए हमको, स्मॉल m चाहिए, ठीक है। अब देखो स्मॉल m कैसे निकलेगा, यहाँ कैपिटल M है और डेंसिटी दिया है, तो आपको कैपिटल M से क्या निकालना आना चाहिए, स्मॉल m निकालना चाहिए। मैं निकाल के दिखाता हूं एक बार, देखो स्मॉल m क्या होगा, स्मॉल m होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, नीचे क्या लिख देता हूं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ऐसे तो ठीक। ये स्मॉल m है, स्मॉल m कैसे निकलेगा, कैपिटल M का मतलब क्या है, कैपिटल M का मतलब होता है इतना मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मतलब होता है, यानी m मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है 0.1, ठीक है, 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, और कितने सॉल्यूशन में है 1000 ml में। अब 1000 ml है, डेंसिटी दिया है 1.2, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1200 आ जाएगा कि नहीं। इसमें से अगर मैं सॉल्यूट का वेट घटा दूं सॉल्यूशन के वेट में से, तो किसका वेट निकल आएगा, सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का वेट कैसे निकलेगा, सॉल्यूट का मोल है 0.1 और उसका मॉलिक्यूलर वेट CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 111 आएगा, वो हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक है। ये स्मॉल m यहां लाते हैं तो अलग अलग प्रोफाइल क्लियर हो रही है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो जैसा क्वेश्चन मैंने सारे अलग अलग लिख दिए, देखो वेट बाई वेट दिया, वेट बाई वेट के हिसाब से स्मॉल m निकाला, मोल फ्रैक्शन दिया, मोल फ्रैक्शन के हिसाब से निकाला, क्लियर हो रहा है क्लियर। आप चाहें तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर्मूले की फॉर्म में, जैसे स्मॉल m x ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, नीचे आ जाएगा x ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया, हुआ कि नहीं, इनटू देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कर दो इनटू 1000। तो ये आप फॉर्मूले की फॉर्म में अगर याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। ये m कैसे हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इस फॉर्मूले से क्या होगा, कई बार आपको क्या करेगा क्वेश्चन में, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे देगा, तो आपको मतलब डेल टीवी दिया, डेल टीवी से आप क्या निकालोगे, स्मॉल m, और स्मॉल m से फिर आपको क्या पूछ लेगा, वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेगा, या RLBP पूछ लेगा। क्यों, क्योंकि RLBP हम पढ़ चुके हैं, RLBP जो होता है वो होता है एक्स ऑफ सॉल्यूट, होता है कि नहीं होता है, यानी एक मान लो आपको डेल टीवी क्वेश्चन में दिया है, तो डेल टीवी देगा तो उससे आपको क्या निकालेंगे, स्मॉल m, ठीक है। और स्मॉल m जब आ जाएगा तो स्मॉल m की हेल्प से आपको क्या निकालना होगा, यहां से x सॉल्यूट, समझ रहे, और x सॉल्यूट आ जाएगा तो इससे क्या निकल आएगा, RL। लेकिन थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये अलग अलग प्रोफाइल क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट केस लेते हैं हम, कौन सा, 0.1 m HCN सॉल्यूशन, जिसमें pH कितना दिया है, 2 दिया है। मैंने आपको वीक एसिड पे थ्योरी बताया था, क्या होगा इस क्वेश्चन में आप कर लेना, pH 2 दिया है, तो pH 2 का मतलब H+ कितना आ जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻2 आएगा, और 10⁻⁻2 इक्वल टू कितना होगा, C अल्फा, होगा कि नहीं होगा, अल्फा निकल आएगा। C आपको दिया है कितना, 0.1 दिया है, नहीं दिया, यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते, H+ यहां से आया 10⁻⁻2, C अल्फा कितना आ जाएगा, 10⁻⁻2 करेंगे तो अल्फा आ जाएगा 0.1, अल्फा इक्वल टू कर देंगे I-1/n-1, क्लियर हो रहा है। मैं अगर कहूं तो यहां लिख देता हूं, देखो लास्ट केस में, फिफ्थ केस में, H+ इक्वल टू 10⁻⁻2, C अल्फा 10⁻⁻1 इनटू अल्फा, अल्फा आ गया 0.1
और वो हो गया i माइनस वन n, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, i इक्वल टू हो गया 1.1 हो गया। डेल टीबी t माइनस टीबी इक्वल टू कितना हो गया 1.1 इंटू 0.52 इंटू स्मॉल m। देखो कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है तो कैपिटल M और स्मॉल m को क्या मान लेना है बराबर, t निकाल लीजिए यहाँ से, टीवी कितना है, ये टीवी नोट है 373 केल्विन। ध्यान रखना केल्विन में पूछा है या डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केवी के बारे में पढ़ते हैं कि केवी, तो देखो आप पेपर नोट कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि केवी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो केवी होता है वो केवल सॉल्वेंट की किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला आता है केवी के लिए, डेरिवेशन हमारे पार्ट में नहीं है, वो है आर टीबी नॉट स्क्वायर इनटू एन सॉल्वेंट बाई 1000 इनटू डेल एच वेपर, ठीक है। डेल एच वेपर क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यूनिट का ध्यान रखना भैया ना, ये यूनिट है ना जूल पर क्या है मोल या कैलोरी पर मोल, ठीक। जूल में लेंगे तो वैल्यू कितने लेंगे आर की 8.314, ठीक है, और कैलोरी में लेंगे तो कितने लेंगे 2 कैलोरी, क्लियर हो रहा है। एक तो आर की वैल्यू ध्यान रखना है। टीबी नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एम सॉल्वेंट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर हो रहा है। यूनिट ध्यान रखना है क्योंकि जब ये जो मोल में है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है, ठीक। जबकि यही अगर जो है ग्राम में है, ग्राम पर मोल, ठीक है, सॉरी मैंने यूनिट गलत लिख दिया है, जूल पर ग्राम या कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, यानी जूल पर ग्राम हो या फिर क्या हो कैलोरी पर ग्राम हो, उस कंडीशन में यहां पे एम सॉल्वेंट नहीं आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? हालांकि इस पे क्वेश्चंस बहुत कम चांस रहते हैं, डायरेक्ट ये भी आपको दिया रहता है, लेकिन अगर दिया रहेगा तो कैसे कैलकुलेट होगा, क्लियर हो गया, ये होगा केवी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ, कि भाई कैसी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, ठीक है। यहां देखो मैंने इसको लिख दिया है प्योर सॉल्वेंट के लिए। प्योर सॉल्वेंट में क्या होगा कि सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्वेंट का जो वेपर होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम ये कहता है कि डेल जी की जो वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम पे वो जीरो होती है, ठीक है। तो यहां मैंने इसे लिख दिया कि एट बॉइलिंग पॉइंट डेल जी वेपर ऑफ सॉल्वेंट इज जीरो। इस प्रोसेस के लिए डेल जी क्या होगा, जीरो होगा। अब चूंकि डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस डी डेल्टा एस, ठीक है कि नहीं। तो डेल एस वेपर निकल आएगा, डेल एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, ध्यान रखना। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा सॉल्वेंट के लिए, डेल एच वेपर ऑफ सॉल्वेंट बाय बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर हो गया कि नहीं। क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम आएगा वो किस पे आएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहां तक क्लियर। सेम सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में भी क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट गैस में जाएगा। तो ध्यान रखना, इधर तो मैंने सॉल्यूशन लिखा है लिक्विड और इधर लिखा है सॉल्वेंट गैस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी यहां तो प्योर सॉल्वेंट था और यहां इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट मौजूद है वो सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट गैस। क्योंकि वेपर तो सॉल्वेंट का ही बनेगा, सॉल्यूट का तो बनना नहीं, क्योंकि वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है कि नहीं। अब देखो यहां पर फिर से बॉइलिंग पॉइंट एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पे फिर से डेल जी क्या होगा, जीरो होगा। डेल जी अगर जीरो है तो मैं डेल एस वेपर यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन वो निकाल रहा हूं, तो वो आएगा डेल एस वेपर ऑफ सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग पॉइंट। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है, सॉल्यूशन का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो ये डेरिवेशन तो हमारे पार्ट में है नहीं, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, किसका एंट्रोपी ज्यादा है, किसका डेल एच ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, डेल जी की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। देखो यहां पर मैंने इसको ग्राफ बनाया, मैं पहले भी बता चुका हूं इस चीज को
ध्यान रखना, सॉल्वेंट जो होता है और सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का एंट्रोपी सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। एंट्रोपी है क्या बेसिकली? एंट्रोपी जो होता है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। जितना रैंडम मूवमेंट होगा उसका जो एंट्रोपी है वो क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक, लिक्विड, सॉलिड और गैस में ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस की, उससे कम हो जाती है लिक्विड और उससे कम होती है सॉलिड। क्यों होता है? क्योंकि गैस में जो फोर्सेस होते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, वो सबसे कम होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं, तो उनका जो मोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, रैंडम। इसलिए गैस में एंट्रोपी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक, तो प्योर सॉल्वेंट में चूंकि केवल सॉल्वेंट की ही मॉलिक्यूल है, अब जैसे ही सॉल्वेंट से हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूट ऐड किया, तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद वहां रैंडमनेस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इसलिए सॉल्यूशन का एंट्रोपी सॉल्वेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है कि मैंने एक ग्राफ के थ्रू बना दिया है कि सॉल्यूशन की एंट्रोपी सॉल्वेंट से क्या बना दी, ज्यादा बना दी। अब इनसे जो वेपर बनेगा सॉल्वेंट का, गैस, क्योंकि गैस की एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको ऊपर दिखा दिया। ये ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? सॉल्वेंट से ज्यादा प्रॉपर्टी जो एंट्रोपी है वो किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी, और इन दोनों से ज्यादा एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, गैस की ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है? तो देखो, सॉल्वेंट लिक्विड से सॉल्वेंट गैस, इसका मेरे पास आ गया डेल एस वेपर ऑफ सॉल्वेंट, मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही सॉल्यूशन से यहां लिक्विड सॉल्वेंट, तो इसमें जो एंट्रोपी चेंज होगा वो कितना हो गया, डेल एस वेपर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो कौन सा वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है वेपर, यानी सॉल्वेंट में एंट्रोपी चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं आया? ये लिख दिया मैंने यहां पे। अब ये जितनी भी हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ध्यान रखना, वो सब आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन की हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो डेल एच मिक्सिंग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है कि नहीं? अगर डेल एच मिक्सिंग 0 है, इसका मतलब जितना डेल एच सॉल्वेंट के लिए था उतना ही डेल एच किसके लिए भी हो जाएगा, सॉल्यूशन के लिए भी होगा। इसका मतलब डेल एच वेपर ऑफ सॉल्वेंट और डेल एच कहां गया, देखिए वेपर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। यहां मैंने लिख दिया है डेल एच वेपर, यहां वेपर छूट गया था, और ये वेपर मतलब लिक्विड से वेपर बनाने की टेंडेंसी में के लिए जो डेल एच होगा वो। ठीक है, तो सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का डेल एच क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो इस फॉर्मूले से देखिए, अगर ये बराबर है ये, तो जिसका ये ज्यादा होगा उसका टीवी क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे हमने अभी पढ़ा कि डेल एच वेपर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है सॉल्यूशन से, अगर ये ज्यादा है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इससे क्या होगा, कम होगा। ये इसका थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन हमसे पूछ सकता है कि भाई सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, किसमें डेल एच एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा, डेल एच वेपोराइजेशन ऑफ क्या होगा, एक्सेट्रा। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है कि नहीं? इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, जैसा हमने यहां पढ़ा फिर वही प्रोसेस होगा वहां पर। यहां तो हमने पढ़ा कि वॉलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, और वहां क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है कि नहीं? क्लियर हो गया? अभी हम ये पूरा एक बार टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ठीक है कि नहीं? तो वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।